Good morning, students. Welcome everyone on Punjab School Education Board. Myself Deepak, and today I will teach you 9th class 3rd unit field preparation and transplanting in Solanaceae crops. So let's start our topic. Students, ये जो चैप्टर है ये 9th क्लास का 3rd यूनिट है, जैसा कि आप देख सकते हो आपके 9th क्लास का। और इसका जो नाम है मैंने जैसे पहले बता दिया है, आपका फील्ड प्रिपरेशन एंड ट्रांसप्लांटिंग द सोलनिएसी क्रॉप है। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट चैप्टर पर चलने से पहले हम कुछ सॉइल के बारे में जानेंगे कि सॉइल क्या है। तो जैसे ये 3rd यूनिट का फर्स्ट सेशन है जो जिसका नाम है सॉइल एंड फील्ड प्रिपरेशन। सो डेफिनेशन देखते हैं कि सॉइल की क्या है। सॉइल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोलम. It may be defined as the natural body developed as a result of weathering of rock, in which plant and other forms of life grow and prosper. It is the upper loose layer of the earth crust, rich in the nutrients and minerals on which plant grow. Soil is composed of mineral 45 to 50%, organic matter 0.5 to 5%, and water 25%. A large नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। मीन्स क्या है? सॉइल जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का सोलम से लिया गया है। सोलम का मीन्स है फ्लोर। सोलम का मीन क्या है? फ्लोर। एंड इट मे बी डिफाइंड एज ए नेचुरल बॉडी। ये एक नेचुरल बॉडी है जो वेदरिंग ऑफ रॉक से बनती है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मीन्स क्या है कि जो चट्टान है, चट्टानों के यानी कि घिसने से जो है ये जो सॉइल है बनती है। और ये एक बहुत ही लार्ज प्रोसेस है कि मिट्टी एक दिन में नहीं बन जाती, उसको सालों लग जाते हैं। कुछ फिजिकल केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण, जैसे कि हाई टेम्परेचर, रेनफॉल, हैवी रेनफॉल के कारण क्या है, जो चट्टानें हैं वो अपनी जो वहाँ पे जो बारिश है या टेम्परेचर के कारण क्या है वो रिसती रहती हैं, और जिसके कारण क्या है सॉइल बन जाती है। और क्या है, ये जो सॉइल है ये लूज लेयर है, जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि लूज लेयर है अर्थ क्रस्ट की। और इसमें क्या है, प्लांट ग्रो करते हैं और फलते फूलते हैं। और जो इसके अंदर कुछ अमाउंट्स हैं, जैसे कि मैंने ये बताया है आपको, मिनरल की है जो 45 टू 50% है, ऑर्गेनिक मैटर है जो 0.5 टू 5% है, और सॉरी जो मिनरल है 45 टू 50% है, और वाटर जो है वो 25% है। तो स्टूडेंट, ये है डेफिनेशन सॉइल की। होप कि आपको ये समझ लगा होगा। और अब देखते हैं कि जो सॉइल की है वो इम्पोर्टेंस क्या है। सॉइल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। जो सॉइल है वो क्या करता है, कुछ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्या है सॉइल से प्लांट को मिलते हैं, विच हेल्प इन देयर ग्रोथ। जो क्या करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड ग्रोइंग प्लांट बाय होल्डिंग देयर रूट्स। जैसा कि हम देखते हैं जो प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो क्या है, मिट्टी उसको क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। इट होल्ड मॉइस्चर एंड वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड सर्व्स एज ए हैबिटेट फॉर मैनी माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। मीन्स क्या है, ये जो मॉइस्चर को है उसको होल्ड करके रखती है, वाटर को होल्ड करके रखती है एक लंबे टाइम के लिए। और ये क्या करती है, छोटे और बड़े जो जीव हैं उनके लिए आवास के रूप में कार्य करती है। आवास मीन्स जैसे उनके लिए घर का काम करती है। जैसे कि हमें पता है कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो जिंदा रहते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मिट्टी में ही रहते हैं। तो ऐसे क्या है कि जो मिट्टी है वो एक आवास का भी कार्य करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया है कि सोलम का अर्थ क्या है, फ्लोर है। और जो हम स्टडी करते हैं सॉइल की उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेडोलॉजी। देखते हैं डेफिनेशन क्या है। टू स्टडी द ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉइल
मीन्स क्या है, सॉइल की ओरिजिन की, उसकी क्लासिफिकेशन की और उसकी किस्म की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। और जो ये पेडोलॉजी है ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। पेडोन का मीन होता है सॉइल और लोगस का मीन होता है स्टडी। मीन्स क्या है, सॉइल की स्टडी को हम क्या कह सकते हैं, पेडोलॉजी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी सॉइल के बारे में। अब हम आगे चलते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सॉइल है, वैसे तो बहुत हैं लेकिन हम कुछ ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो देखते हैं ये टाइप्स ऑफ सॉइल में, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। ये 4 जो टाइप की सॉइल्स हैं इनके बारे हम इनकी आगे पढ़ते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। देखिए, जैसे हमने बहुत बार देखा है कि कहीं हम अपने एरिए में रह रहे हैं, वहाँ पे जो सॉइल का अलग तरह का कलर है या उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ और तरह की है। और अगर जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ तो यहाँ पे जो सॉइल का कलर भी देखेंगे और उसके टेक्सचर को भी देखेंगे, स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, वो एक डिफरेंट टाइप की है। और अगर मैं राजस्थान जाके देखता हूँ, हमारे पास में ही लगता है, तो राजस्थान में जो सॉइल की टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट टाइप की होगी। अगर हम हरियाणा में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर और तरह की होती है, हिली एरिया में देखते हैं तो वो और तरह की होती है। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं जहाँ से आपको इनके बारे में पता लगेगा और आप इनके बीच में डिफरेंस को आज समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले ब्लैक सॉइल के बारे में हम देखते हैं कि ब्लैक सॉइल क्या है। दीज सॉइल्स आर पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो ब्लैक सॉइल है वो क्या है, उसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फेट और ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। बट रिच इन पोटाश, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और जो इसके अंदर जो क्या है, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या है, इसके अंदर ये रिच होता है, ये न्यूट्रिएंट्स क्या है इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। और स्टूडेंट्स, जो इसकी पीएच है ब्लैक सॉइल की वो है 6.8। अब ये पीएच क्या होता है, पीएच को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और इसको बोल सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या करता है, इफेक्ट करता है केमिकल प्रोसेसेस को। और क्या करता है, ये आल्सो इफेक्ट्स द प्लांट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन सॉइल। अब देखते हैं कि मतलब जो ये ब्लैक सॉइल है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात में जो क्या है, मेनली ब्लैक सॉइल पाई जाती है। जैसा कि हमने छोटी क्लासों में हमने देखा होगा, जब हम जियोग्राफी पढ़ते थे तो वहाँ पे क्वेश्चन होता था कि काली मिट्टी के लिए काली मिट्टी में कौन सी फसल लगती है, तो हम क्या कहते थे कि काली मिट्टी में कपास, कॉटन लगता है। तो देखते हैं मेजर क्रॉप्स कौन सी ग्रोन की जाती है ब्लैक सॉइल में। तो कॉटन तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो वीट है और ज्वार है वो भी उसमें अच्छा रिजल्ट देती है ब्लैक सॉइल में। एक क्वेश्चन है कि मतलब जो ये इसका ब्लैक कलर है वो क्यों है, ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर क्यों है। ये देख रहे हैं हम यहाँ पिक्चर में अच्छे से देख सकते हैं कि ये काली मिट्टी अपने स्ट्रक्चर से और टेक्सचर से हमें दिख रहा है कि इसका जो कलर है वो ब्लैक है। तो इसका ब्लैक कलर क्यों है, इसका ब्लैक कलर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंस होती है आयरन, एल्युमिनियम और ह्यूमस की। किनकी, आयरन, एल्युमिनियम एंड ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस होता है डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हमारी सेकंड सॉइल है रेड सॉइल। यहां पे देख सकते हो आप कि इस जो सॉइल का कलर है वो रेड कलर है। तो जानते हैं इसके बारे में। दीज सॉइल आर पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फेट, लाइम एंड ह्यूमस। ये क्या है, इसके अंदर किस चीज़ की कमी है, इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है, फॉस्फेट की कमी है और लाइम की और ह्यूमस की कमी है। और इसकी पीएच कितनी है, इसकी पीएच है मोर देन 5। और जो ब्लैक सॉइल थी उसकी कितनी पीएच थी, 6.8। जो रेड कलर है उसका ब्लैक कलर क्यों था, आयरन, एल्युमिनियम और ह्यूमस की वजह से। और इसका रेड कलर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आयरन की प्रेजेंस होती है। और जो ये रेड सॉइल है, दिस सॉइल आर द रिच सोर्स ऑफ फेरस एंड मैग्नीज।
इसके अंदर क्या है, इसमें फेरस और मैग्नीज की अमाउंट ज़्यादा होती है। और जो ये रेड सॉइल है ये कहाँ पाई जाती है, ये मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यूपी एक्सेट्रा में पाई जाती है। तो हमारी जो थर्ड जो सॉइल है वो है लेटेराइट सॉइल। जो लेटेराइट सॉइल है, इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या है कि ये पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। लेटेराइट सॉइल में दीज सॉइल्स आर पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फेट, लाइम, मैग्नीशियम। तो ये किसमें इसके अंदर किसकी कमी है, नाइट्रोजन की, फॉस्फेट की और लाइम की और मैग्नीशियम की। दिस सॉइल कंटेन आयरन ऑक्साइड, इसके पास क्या है, आयरन ऑक्साइड है, जिसके कारण क्या है, इसका पिंक और रेड कलर दिखाई देता है लेटेराइट सॉइल का। और जो ये सॉइल है कहाँ पाई जाती है, ये मेनली पाई जाती है कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के अंदर। लास्ट वन इज द एलुवियल सॉइल। आसान भाषा में कहूँ तो एलुवियल सॉइल कौन सी सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल वो सॉइल होती है जो नदी के पानी के बहाव के साथ जो सॉइल आती है उसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। और जो इसकी पीएच की रेंज है वो है 6.5 टू 8.4। स्टूडेंट्स, ये हमारी 4 टाइप की सॉइल थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ लगा होगा। और आई नो कि थोड़ा टिपिकल है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, जैसे इनके कलर क्यों अलग अलग है, उनके अंदर किस चीज़ की एब्सेंस है और किस टाइप की इनके अंदर डेफिशिएंसी है, और कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। अगर हम बार बार इसको देखेंगे, अगर एक बार लिख लेंगे तो हमें ये आसान लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है प्रोसीजर फॉर लैंड प्रिपरेशन, कि जो हम क्रॉप को लगाने के लिए जो लैंड की प्रिपरेशन करते हैं, लैंड को तैयार करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। स्टूडेंट्स, लैंड का प्रिपरेशन का क्या तरीका है, ए फील्ड शुड बी प्लोड अप टू ए डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर और मोर। क्या करना है, हमें फील्ड को प्लो करना है 30 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा की गहराई पर। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये प्लोइंग करनी है प्लो के द्वारा, हमें प्लोइंग करनी है प्लो से। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा सेकंड पॉइंट क्या बनता है कि आफ्टर दिस यूज डिस्क हैरो। इसके बाद हमने क्या करना है, डिस्क हैरो का यूज करना है और रेज्ड बेड बनाना है। और जो इम्प्लीमेंट हम यूज करेंगे वो सॉइल को एक सूटेबल टेक्सचर या स्ट्रक्चर बना के देता है, जो क्या करता है, क्रॉप को चाहिए अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए। अच्छा टेक्सचर बनाने के लिए हमें सॉइल में जितने भी क्लोड्स हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उन सभी क्लोड्स को हमें तोड़ देना चाहिए। अलग अलग इम्प्लीमेंट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़े आगे चल के कि कौन कौन से जो इम्प्लीमेंट हमने यूज़ करने हैं, और उसके अंदर किसी भी तरह का कोई वीड ना हो, ताकि क्रॉप को क्या है, सफ़र करना पड़े। जब हम इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं तो वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं। फील्ड को तैयार करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स और मशीन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम हैरो का यूज़ करते हैं, हम डिस्क हैरो का यूज़ करते हैं, हम लेवलर का यूज़ करते हैं, रिजिस बनाने के लिए अलग से इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं, रूटावेटर जो है वो यूज़ करते हैं। थोड़ा सा मैं रूटावेटर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम लेवलर हैरो, डिस्क हैरो, ये अलग अलग हम यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट्स किसी फील्ड को तैयार करने के लिए। और रूटावेटर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, सभी के काम अकेली ही कर देती है, और इसमें क्या है, टाइम की काफ़ी सेविंग हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्टूडेंट्स, जो अब तक हमने पढ़ा है वो है हमारे थर्ड यूनिट का फर्स्ट सेशन, और अब हमारा जो है वो सेकंड सेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है ट्रांसप्लांटिंग ऑफ द सीडलिंग। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है।
Transplanting is a process wherein a seedling is uprooted from the nursery bed and transplanted to the permanent place where it grow to produce yield. मीन्स क्या है इसका कि ट्रांसप्लांटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो सीडलिंग है उसको क्या करते हैं वहाँ से अपरूट करके उखाड़ के किसी नर्सरी बेड से, और जो उसकी परमानेंट प्लेस है, जो फील्ड है, मेन फील्ड है, उसके अंदर क्या करते हैं, लगाते हैं वेयर इट ग्रो टू प्रोड्यूस यील्ड, जहाँ क्या है ये ग्रो होती है यील्ड को तैयार करने के लिए। सोलनेसिस वेजिटेबल क्रॉप कैन एंड्योर ट्रांसप्लांटिंग शॉक are able to form secondary roots, hence these can successfully be transplanted. Tomato, brinjal and chili are ready for transplanting in 4 to 5 weeks after sowing. मीन्स क्या है कि जो टमाटो, ब्रिंजल एंड चिली है वो रेडी हो जाती हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए, कब, आफ्टर 4 to 5 वीक सोइंग, जब हमको सोन करते हैं और 4 से 5 हफ्तों के दौरान वो क्या है ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो जाती है। और सेकंड है सिलेक्शन ऑफ द सीडलिंग फॉर ट्रांसप्लांटिंग, कि हमें जो सीडलिंग है उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए उसका सिलेक्शन कैसे करना है। इन सोलनेसिस वेजिटेबल क्रॉप्स 4 to 5 weeks old seedling with 10 to 15 centimeter height, 4 to 5 leaves are suitable for transplanting। क्या है कि मतलब सोलनेसी वेजिटेबल्स की जो क्रॉप्स हैं वो 4 से 5 वीक की ओल्ड सीडलिंग जिनकी हाइट 10 से 15 सेंटीमीटर हो और उनके 4 से 5 पत्ते हो, तो वो क्या है ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो जाते हैं। और डू नॉट सिलेक्ट वीक, लैंकी एंड ओवरग्रोन सीडलिंग, मीन्स क्या है कि हमें कमज़ोर या भद्दे जो दिखते हैं या पतले जो हैं सीडलिंग्स या ओवरग्रोन जो सीडलिंग है उनको हमें सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। वाटरिंग ऑफ द नर्सरी बेड इज रिक्वायर्ड जस्ट बिफोर द अपरूटिंग। क्या है कि जो वाटर की नर्सरी बेड को क्या है वाटरिंग की जरूरत पड़ती है आफ्टर द अपरूटिंग, यानी कि जब हम अपरूट कर लेते हैं सीडलिंग को। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्टूडेंट्स, आइडियल कंडीशंस क्या है ट्रांसप्लांटिंग की, तो क्या है ट्रांसप्लांटिंग इज डन व्हेन वेदर इज क्लाउडी। मीन्स क्या है कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो सबसे सूटेबल कंडीशन कौन सी है, सबसे सूटेबल कंडीशन कौन सी है, जब क्लाउडी, कूल एंड मॉइस्ट वाला एनवायरनमेंट या टेम्परेचर हो। ड्यूरिंग सनी डेज में क्या है ट्रांसप्लांटिंग इज प्रेफर लेट इन द आफ्टरनून, इनके दोपहर के बाद, टू अलाउ द सीडलिंग रिकवर टू द लो टेम्परेचर ऑफ द नाइट। क्या है कि आफ्टरनून, दोपहर के बाद हम लगाएं और उसको रात को क्या है कम टेम्परेचर वाला एनवायरनमेंट मिल जाए, तो ये है बेस्ट टाइम या आइडियल कंडीशन फॉर द ट्रांसप्लांटिंग। अभी प्रोसीजर क्या है ट्रांसप्लांटिंग का, प्रोसीजर है इसका ट्रांसप्लांटिंग का, होल्स आर मेड इन द मेन फील्ड, कि क्या है कि होल्स करने हैं हमने मेन फील्ड के अंदर विद द हेल्प ऑफ द खुरपी और ए शॉवल एट द स्पेसिफिक डिस्टेंस फॉर ए क्रॉप। कि हमने क्या करना है, छोटे छोटे जो है सीडलिंग के लिए पहले हमने मेन फील्ड में होल करने हैं तैयार, किसकी सहायता से, खुरपी और शॉवल की सहायता से। और जितना उन प्लांट्स की, उन सीडलिंग के लिए जितना प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए उतने डिस्टेंस के ऊपर हमने क्या करने हैं, होल्स करने हैं। कवर इट्स रूट, वन सीडलिंग इज प्लेस्ड इन ईच होल। उसके बाद क्या करना है, हर एक होल के अंदर हमने क्या करना है, सीडलिंग को रख देना है। तो कुछ पॉइंट्स ही हम इसमें से इस स्लाइड में देखेंगे कि रेज्ड बेड प्लांटिंग जो है वो सबसे पॉपुलर मेथड है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, और इसकी जो बेड है, बेड ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर हाइट एंड 1 to 5 मीटर इन वेड्थ।
इसका ये साइज रहना चाहिए। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, अगर कोई प्लांट डैमेज हो जाता है या हमें लगता है कि वो प्लांट ठीक नहीं है या सही ग्रो नहीं कर पाएगा, तो हमें क्या है, उसको रिमूव कर देना चाहिए। और अब देखते हैं टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग कि कौन सा टाइम होना चाहिए ट्रांसप्लांटिंग के लिए। सोलनेसिस वेजिटेबल क्रॉप आर वार्म सीजन क्रॉप्स इन इंडिया। These can be grown throughout the year in area where winter are less served. खरीफ सीजन क्रॉप्स लाइक खरीफ सीजन की जो क्रॉप्स हैं लाइक टोमेटो, ब्रिंजल, चिल्ली आर सोन इन जून एंड जुलाई। कि खरीफ सीजन की जो है वो जून और जुलाई के अंदर क्या है, लगती हैं। एंड ट्रांसप्लांटेड, हमने सीडलिंग जो तैयार करनी है उनकी कब करनी है, जून और जुलाई में। और वो ट्रांसप्लांट कब करनी है, जुलाई टू अगस्त में। और रब्बी क्रॉप मींस जो ठंडे सीजन में लगती हैं। विंटर सीजन क्रॉप्स आर सोन इन सितंबर अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर में क्या करेंगे हम, रब्बी की ठंड वाली जो क्रॉप्स हैं वो लगाएंगे और उनको ट्रांसप्लांट करेंगे नवंबर एंड दिसंबर में। For summer crops, seeds are sown in January, February and transplant in Feb, March। तो ये हमारे सीजन थे जो हमने डिस्कस किए हैं कि कब कौन से मंथ में हमने इनको ट्रांसप्लांट और या सोन करना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये हमारा था 9th क्लास का 3rd यूनिट। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ लगा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैं मानता हूँ इस बात को कि ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप इसको अच्छे से लिखिए जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं और उनको अच्छे से याद कीजिए, तो आपको ये बहुत ही अच्छे समझ लग जाएगा और आप दूसरों को भी समझाने के काबिल हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच।